बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो पहली वीडियो है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा, क्योंकि इसके बिल्कुल जो अपोज़िट है, जो कि हमारी कॉमन नॉलेज है, जो हम सब एक दूसरे को किसी न किसी वक्त कहते भी रहे हैं या सुनते ज़रूर रहे हैं, वो एक फ्रेज़ है कि बच्चे दो ही अच्छे। लेकिन वाक़ई में अच्छे हैं सिर्फ़ दो बच्चे करना या नहीं? मैं चाह रही थी कि इस पे मैं थोड़ा-सा बात करूँ, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, अभी रिसेंटली हमारी कुछ रिसर्च चल रही थी, कुछ काम चल रहा था, उसके बाद जो हम जिस कंक्लूजन पे पहुँचे, वो काफ़ी आई ओपनिंग था कुछ लोगों के लिए। जब मैंने इसके बाद मदर्स के साथ बैठ के बात की, उन माँओं से ब बैठ के बात की, जिनके 2 बच्चे थे और उन्होंने सोचा था कि स्पेशली मेरी जनरेशन या मेरे से पहले की जो जनरेशन थी, जिसमें ये एक नॉर्म डेवलप होना शुरू हो गया था, स्पेशली उससे पहले के जैसे एक जनरेशन का एक नॉर्म आ रहा था, जिसमें बहुत बड़ी फैमिलीज़ होती थी और उसके बाद फिर एक बाकायदा कोशिश की गई कि फैमिलीज़ का साइज़ जो है वो छोटा किया जाए। तो उसका असर क्या था उनकी लाइफ पे, वो जो बच्चे थे उनकी क्या शिकायतें थी और उसकी दूसरी एंड पे जो लोग हैं जिन्होंने अपने स्पेसिफिक रीजन के कल्चर की वजह से या अपनी सोच के मुताबिक उन्होंने नहीं एक लिमिट रखी फैमिली पे, बल्कि उन्होंने फैमिलीज़ को बड़ा रखा और या 4 बच्चे 5 बच्चे ऐसे थे। पहले की निस्बत तो वो फिर भी कम है, क्योंकि पहले तो 10-11 बच्चे भी होते थे, लेकिन उसके अब आजकल की जो नॉर्म है, आजकल की जो एवरेज है, आप समझ लें उससे ज़्यादा ही उनके जो फैमिली का साइज़ था वो बड़ा था। तो उनसे जब मैंने उन माँओं से पूछा और उनसे बैठ के मैंने जब डिस्कस किया, तो काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ें थी और एक ऐसी मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन सारी जो ख़वातीन बैठी थी उन पे आई कि मैं चाह रही थी मैं इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊँ। अब ये एक डेफ़िनेटली फ़्रेज़ है, मुझे पता है कि ना सिर्फ़ कि ये ख़ानदान आपस में एक दूसरे को फैमिली मेंबर्स जो हैं वो कह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तक कि मुझे डॉक्टर्स का भी पता है कि डॉक्टर्स के पास अगर कोई जाए और 2 बच्चे हैं उसके और वो थर्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कहा जाता है कि आप क्यों परेशान होती हैं? आपके 2 बच्चे, फैमिली तो कंप्लीट है, तो आप क्यों करना चाहती हैं? स्पेशली अगर बेटा और बेटी दोनों हैं, तो फिर वो जो आपको लगता है एक रीज़न, एक टिपिकल रीज़न होएगी कि अगर 2 बेटी हैं तो आप चाहेंगे बेटा हो, 2 बेटे हैं तो आप चाहेंगे कि बेटी हो। अगर वो नहीं है, तो उसके अलावा कोई नहीं सोच सकता कि व्हाई वुड समबडी वांट अ बिगर फैमिली। लेकिन इसकी जो रीज़न्स हैं व्हाई समबडी नॉट ओनली वुड वांट, लेकिन एक बड़ी फैमिली के क्या-क्या फ़ायदे हैं बच्चों के लिए भी, माँ के लिए भी, पूरी फैमिली के लिए और बाकायदा माशरे के लिए। वो एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमने कभी ओपनली डिस्कस नहीं किया और मैं चाह रही हूँ आज मैं उस पे डिस्कस करूँ। पहली चीज़, जो भी खातून मदरहुड के एक्सपीरियंस से, मतलब डिलीवरी, नेचुरल बर्थ या बर्थिंग के डेफिनेटली एक्सपीरियंस से गुजरी है, उसने एक टर्म सुनी होगी, उसने अगर गूगल भी किया है, रिसर्च की है थोड़ी सी कि अच्छा आखिरी टाइम पे कैसे गुजारना है, इंडक्शन कैसे की जाती है, पेन्स ना आ रही हो तो क्या किया जाता है, या डॉक्टर से उन्होंने ऐसे कोई ना कोई अल्फाज सुने होंगे। तो एक हार्मोन का बार बार जिक्र किया जाता है जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन, और वो ऐसा हार्मोन है जो कि बहुत ही अहम समझा जाता है, ना सिर्फ नेचुरल अगर आप बर्थ चाह रहे हैं उसके लिए, लेकिन उसके बाद अगर आप फीड करवाना चाहते हैं तो मदर फीड के हवाले से भी बहुत इसका एक रोल है। और उसके बाद बल्कि आपका जो पेरेंटिंग का एक जर्नी शुरू होती है और एक बॉन्डिंग जो शुरू होती है, उसमें भी उसका बहुत बड़ा रोल है। और वो ऑक्सीटोसिन एक ऐसी चीज़ है जो जब आप बर्थ के एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, स्पेशली नेचुरल बर्थ की मैं यहाँ बार-बार बात करूँगी, मैं सी सेक्शन की बात नहीं करूँगी। उसका ज़रा फ़र्क मैंने बल्कि एक वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है, उसके ज़रा फ़र्क एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन नेचुरल बर्थ को अगर हम डिस्कस करते हैं, तो नेचुरल बर्थ में जो एक सर्ज आता है, ऑक्सीटोसिन इतनी अमाउंट में, इतनी ज़्यादा आपकी जो बॉडी है वो सिक्रीट करता है, वो हार्मोन आपके जो ब्रेन है उसमें से वो सिक्रीट किया जाता है, वो सर्ज के तौर पे एक इतनी अमाउंट में पूरी बॉडी में रिलीज होता है कि उसका जो असर है वो थ्रू आउट द एक्सपीरियंस ऑफ मदरहुड, मतलब कि ना सिर्फ पहले कुछ साल, पहले कुछ महीने, पहले कुछ हफ्तों की मैं बात नहीं कर रही, बट जब तक आप एक माँ हैं वो कॉन्स्टेंटली आपके जिस्म का हिस्सा बना रहता है। और जब ये कम होना शुरू होता है, क्योंकि एक इसका लेवल मेंटेन हो रहा होता है फीडिंग के प्रोसेस से। अब वो 2 साल का प्रोसेस जो है, आपने कभी ये भी सुना होगा कि कहा जाता है जब आप फीड कर रहे हैं तो एक नेचुरल कंसेप्शन का भी तरीका है, उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप दोबारा से कंसीव करें। तो अगर आपका वो एक सिलसिला चल रहा है और आपकी एक बॉन्डिंग है बच्चे के साथ हो रही है क्योंकि आप फीड करा रहे हैं, आपका ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है वो एक अपने बैलेंस पे मेंटेन्ड है, जो एक औरत के पास होना चाहिए, जितना एक औरत का बैलेंस कहा जाता है जिसको।
उसके बाद फिर आप जो हैं, अगर आप नहीं फैमिली प्लानिंग की कोशिश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बड़ी फैमिली हो, तो फिर दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर आप दोबारा से कंसीव करते हैं और अगेन आप नेचुरल बर्थ के प्रोसेस से गुजरते हैं, तो अगेन ऑक्सीटोसिन का इतना ज़्यादा सर्च आता है कि वो आपकी बॉडी में रहता है। और हर बर्थ के बाद, हर बच्चे के बाद जो माँ है वो और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूसिंग हो जाती है, और उसके अंदर बॉडी में ऑक्सीटोसिन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होने लग जाती है। अब ऑक्सीटोसिन असल में, अगर मैं आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करूँ, तो उसका असर एक बिहेवियर, एक औरत के बिहेवियर पे क्या होता है? वो फॉरगिविंग होती है, वो कंपैशनेट होती है, वो लविंग होती है, वो केयरिंग होती है, वो मर्सीफुल होती है। वो जो सख्ती आती है ना, जो आदमी की ट्रेट है, जिसको कहा जाता है कि आदमी सख्त होता है, आदमी इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता, आदमी ज़रा इमोशनल नहीं होता। एक औरत जो है उसको बिल्कुल ऑपोजिट देखा जाता है कि औरत का प्यार की बात की जाती है। एक माँ अपने बच्चे को जितना प्यार करती है कोई नहीं करता। और अगर अल्लाह के भी प्यार की हम ज़रा समझना भी चाहें, थोड़ा बहुत समझना भी चाहें, तो हम कहते हैं 70 माओं से भी ज़्यादा। तो वो एक माँ से कंपैरिजन है, एक बाप से कंपैरिजन नहीं है। तो एक माँ का जो दिल है वो वाकई में जितना मर्सीफुल, कंपैशनेट, वो आदमी से कंपैरेबल नहीं है, उसका एक अलग दर्जा है। इसी तरीके से ये जो सारी बिहेवियरल ट्रेट्स हैं, ये एक माँ में पाई जाती हैं। और माँ में, स्पेशली एक औरत की बात नहीं मैं करी, एक माँ में पाई जाती हैं, क्योंकि वो ऑक्सीटोसिन का जो सर्च उसकी बॉडी में आता है, उसके सिम्टम्स हैं ये। तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, वो हार्मोन फैला आपके जिस्म में, और उसकी वजह से आपके बेशुमार जो सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपका फर्टिलिटी का सिस्टम है, आपकी फीडिंग का, नर्सिंग का सिस्टम है, आपके अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग का सिस्टम है, हर चीज़ जो है वो अपने एक ऑप्टिमल पॉइंट पे पहुंच जाती है। अब आप सोचें कि आप मुसलसल जो है, जब तक आप एक उस एज में हैं, जब तक आपकी पॉसिबल है कि आप बच्चे आपके मतलब फर्टाइल हैं, आपका मेनोपॉज का टाइम नहीं आया, आप मुसलसल अपनी फैमिली जो है उसको एक्सपैंड करते चले जा रहे हैं। 2 बच्चे तो आप समझ लें 4 साल, 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल आपने अपने उसमें गुजार दिया। लेकिन उसके बाद अगर आपका मेनोपॉज तक टाइम रह जाता है, 15 साल आपके रह जाते हैं या 10 साल रह जाते हैं, तो उसमें व्हाट हैपन्स इज आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीटोसिन की मकदार आपके अंदर कम होने लग जाती है। और फिर वो औरतें हैं जो कि अक्सर औकात आपने देखा भी होगा, और ये मैं ऐसी बात नहीं कर रही जिसकी आगे पीछे हमारे पास दलील मौजूद नहीं है। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी खवातीन मौजूद हैं जिनकी या शादी नहीं हुई या उनके कोई ना कोई ऐसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे जिसमें उनकी फॉर सम रीज़न और अनदर, बाय चॉइस या बाय लाइफ के जैसे एक्सपीरियंसेस थे, बाय फोर्स उनके अंदर वो ऑक्सीटोसिन की लेवल नहीं है जिस तरीके से एक माँ का होगा जिसकी बड़ी फैमिली है। तो आप देखेंगे उनके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। वो ज़रा सख्त होती हैं, ज़रा उनकी तबीयत फ़र्क होती है, वो थोड़ी सी अनइमोशनल कभी कभार कहा जाता है उनको कहा जाता है वो थोड़ी सी सख्त दिल हैं, उनका इतनी कंपैशनेट नहीं है, इतनी एक्सप्रेसिव नहीं है। और ऐसी बेशुमार बिहेवियर इंडिकेटर्स उनके अंदर होते हैं जो सिंपली पुट, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या समबडी हु अंडरस्टैंड्स साइंस या हार्मोन्स, आप उनके पास जाएं तो वो कहेंगे जी ऑक्सीटोसिन की कमी है उसके अंदर। तो एक तो ये मैंने इस्टेब्लिश कर दिया कि जो बच्चे 2 ही अच्छे हैं वो शायद वाकई में अच्छा नहीं होता, क्योंकि औरत का जो रोल है, एक माँ का जो रोल है, जिसको इतना ज़्यादा एक अहमियत दी गई है, हमारे दीन में भी दी गई है, और उसके पाँव के नीचे जन्नत का भी कहा गया है। उसके प्यार को, अगर अल्लाह ताला के प्यार को समझना हम चाहते हैं तो वो एक औरत से कंपेयर किया गया है। 70 माओं की बात की गई है, औरतों की बात नहीं की गई। और इसी तरीके से उसके बाद भी अगर अल्लाह ताला ने देखे क्रिएटर है, और अगर अल्लाह ताला ने उसको एक झलक भी किसी और बीइंग को वो क्रिएशन की एबिलिटी की झलक भी दी है, तो वो एक माँ को दी है। जब वो माँ बनती है तो वो उस प्रोसेस से गुजरती है वेयर शी इज असिस्टिंग क्रिएशन। तो इस तरीके से अगर समझा जाए तो एक औरत जो है वो अपने रैक पे, और बेशुमार माएँ, जब मैंने उनसे बात भी की है, तो व्हेन दे बिकेम मदर्स, उनको अपनी वर्थ की ज़रा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना शुरू होगी, वो अपनी सेल्फ स्टीम उनकी इम्प्रूव होना शुरू होगी। और दिस इज़ इन नो वे टू डिग्रेड और डीमीन एनी वुमन जिसकी या अभी शादी नहीं हुई हुई, या वो इनफर्टिलिटी के प्रोसेस से अभी गुजरी है, या अभी तक नहीं उसके बच्चे हो पाए। लेकिन मैं एक सिर्फ दूसरा साइड दिखाना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास एबिलिटी है और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की है, तो आप अपनी फैमिली को लिमिट ना करें। बड़ी फैमिलीज़ के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। पहली बात मैंने औरत की बता दी। दूसरी चीज़, ये मेरी बच्चों से जब बात हुई है, बच्चे स्पेशली जो कम फैमिलीज, जहाँ कम बच्चे होते हैं, छोटी फैमिलीज होती हैं, ऊपर से न्यूक्लियर सिस्टम होता है जो हमारी एक अर्बनाइजेशन की आपके लिए बीमारी है। मैं इस चीज़ को ऐसे शायद सख्त अल्फाज आपको लगे, लेकिन मैं कहना ये चाहूँगी कि हमारा जो एक
सोशल सपोर्ट थी वो कम से कम होती चली जा रही है। औरतों के लिए बहुत ज़रूरी थी और वो बच्चों के लिए भी उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी थी, लेकिन हम जब न्यूक्लियर सिस्टम में आए तो वो हमने काफ़ी जगहों से काट दिया अपने आप को, और उसका असर जो है वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा आता है। और माओ पे इसलिए क्योंकि उन्होंने बच्चों को बड़ा करना है, उन्होंने पेरेंट करना है, उन्होंने तरबियत देनी है, तो ऑब्वियसली उनका भी सफ़र जो है वो मुश्किल हो जाता है। इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड कहा जाता है, तो विलेज तो हमने छोड़ दिया और जब हम यहाँ आए तो हम एक दूसरे से भी कट के बैठ गए, तो इसलिए इतना मुश्किल होना शुरू हो गया ये प्रोसेस लोगों के लिए। अब जो बच्चे हैं उनकी, और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट एजेस की मैं बच्चों की बात कर रही हूँ ऑन अ होल। जब मैंने उनसे पूछा, जब मैंने बेशुमार तरह की बेशुमार डाइवर्सिटी ऑफ एज ऑफ फैमिली ग्रुप्स के बच्चों से मैंने जब बात की, उनसे पूछा कि आपकी शिकायत क्या है अपने माँ बाप से, तो उन्होंने कहा कि हमारे माँ बाप से अगर एक शिकायत वो है कि उन्होंने हमें बहन भाई ज़्यादा नहीं दिए, या तो वो अकलौता है या अकलौती है, अपनी फैमिली में सिर्फ एक है, तो उसकी शिकायत तो बरहक है, बिल्कुल नज़र आता है कि उसका उस पर सोशल नीड्स उसकी फुलफिल नहीं हुई होती, उसके पास वो दोस्त नहीं था। कहा जाता है द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड इज अ सिबलिंग। और वो पहला दोस्त होता है, उनसे लड़ाई भी बेशक बहुत होती है, लेकिन उससे बेहतर दोस्त की ज़िंदगी भर नहीं होता, स्पेशली अगर बॉन्डिंग की इजाज़त आपने दी हो, वो आपने फेवरेटिज्म का रोल प्ले खुद से ना किया हो, आपने उनमें कंपैरिजन्स खुद से ना डाले हो, आपने उनकी लड़ाई खुद से ना करवाई हो, तो डेफिनेटली वो जो दोस्ती होती है वो किसी और रिश्ते से कंपेयर भी नहीं की जा सकती। तो अगर आप बेहतरीन तोहफा देना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो एक सिबलिंग का तोहफा होता है। और वो बच्चे जो बड़ी फैमिलीज में थे उनके सोशल स्किल्स बेहतर डेवलप्ड होते हैं, उनका सोशल कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, उनके सोशल एंजाइटी नहीं होती, उनकी अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने की मसल्स ज़्यादा होते हैं। तो मैं अगेन दूसरी एंड पे अगर देखूँ बच्चे कितने फ़ायदेमंद थे बड़ी फैमिलीज़ के, तो वो उसकी लंबी एक लिस्ट है, एक बहुत लंबी लिस्ट है कि उनको कितने फ़ायदे मिलते हैं जस्ट बाय हैविंग अ बिगर फैमिली दैट दे आर अ पार्ट ऑफ। और इवन व्हेन पेरेंट्स, क्योंकि शायद पेरेंट्स ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि एक टाइम आएगा व्हेन देयर विल बी नो मोर, उन्होंने तो चले जाना है इस दुनिया से, पीछे अगर कोई सपोर्ट फैमिली की रहती है तो सबसे बड़ी जो सपोर्ट है वो बहन भाइयों की है। और अगर बहन भाई ना हो, अगर वो अकेला था, तो फिर वो उसकी जो सपोर्ट है हम उसे छीन रहे हैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए, जो कहा जाता है आसानी, क्योंकि हम अकेले हैं, हम एक छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन चुके हुए हैं जहाँ हमारे पास सपोर्ट नहीं है, तो हमारे लिए मुश्किल हो गया है बच्चे ज़्यादा पालना। लेकिन अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि कितनी बड़ी कॉस्ट हम पे कर रहे हैं इस डिसीजन की, तो शायद हम ये डिसीजन भी ना लें। ये तो 2 पॉइंट्स हो गए जो मैं जिन पे बात करना चाह रही थी कि बच्चे 2 ही अच्छे क्यों नहीं हैं। तीसरी चीज़, अगर हम दीन से अगेन इसका एक रेफरेंस लें, एक हदीस है कि कुरैश की औरतें अच्छी थीं क्योंकि 2-3 ट्रेट्स मेंशन की गई हैं जिसमें निशानाबाजी की भी है, वो घुड़सवार भी थी, उन्हें बहुत अच्छी राइडिंग आती थी। और तीसरी चीज़ जो उनको उनके बारे में कहा गया है बहुत अच्छी थी, वो थी कि वो उनकी बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे, उनकी औलाद बहुत ज़्यादा थी। तो इसी वजह से उनको एक ऑलरेडी अल्लाह ताला ने हमें इशारा दे दिया है, और ये दीन के रेफरेंस से इशारा मिल गया हुआ है, हदीस से इशारा मिल गया है कि जो ज़्यादा बच्चे हैं उनका, जो माएँ होती हैं जो ज़्यादा बच्चे पालें, ना सिर्फ पालें, मैं अगेन एंड अगेन इस पे पहले भी बात कर चुकी हूँ, इट्स नॉट अबाउट जस्ट हैविंग मोर किड्स, अबाउट आल्सो डूइंग द राइट पेरेंटिंग। तो वो आपका सफ़र आसान होएगा और उस पर मैं भी बात करती हूँ। लेकिन अगर आप एक माँ हैं जिससे ज़्यादा बच्चे हैं और उनको अच्छी अपनी तरबियत दे दी, तो आपका जो एक रैंक है इमीडिएटली ऊपर चला जाता है, और आपके वाकई में जो पाँव के नीचे जन्नत है वो बिल्कुल बनती है। जो मर्द हैं वो जाके अपनी कितनी ज़िंदगी पूरी जो है वो गुजार देते हैं और जाके जन्नत कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और कितना मुश्किल उनके लिए होता है। हम घर में बैठे हुए जन्नत कमा सकते हैं सिर्फ इस चीज़ से, अगर हम करना शुरू कर दें। और एक और जो मिसकंसेप्शन है जो अभी मैंने बात की है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मेरी खातून से बात हो रही थी, उनकी माशाल्लाह 5 बच्चे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि तब मैं अपनी बेटी जो है मैं उसको एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मेरे बेटी और बेटे में कम एज गैप था, तो मेरा ऑब्वियसली एक जहन में आया कि मुश्किल होएगा या नहीं। तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने पूछा आपके माशाल्लाह 5 है ना, एज गैप इतना नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि कितना मुश्किल होता है। कहते हैं कि आसान इस तरीके से हो जाता है कि जो सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, वो आपको हेल्प करने लग जाता है, वो आपकी सपोर्ट बन जाता है। तो आपको जहाँ लग रहा है कि आप इमीडिएटली आपका पहला जो बच्चा है उसमें सिर्फ आप हैं, फिर आपके अगर 2 हो गए तो चले, बड़ा इतना बड़ा नहीं है कि वो आपको हेल्प कर सके, लेकिन एज यू गो अलॉन्ग आपके जो बड़े बच्चे हैं वो आपको इसी प्रोसेस में इतना ज़्यादा एड और असिस्ट करते हैं कि आपको वो
with time, with every child, it starts becoming less difficult, lesser hard and lesser difficult to manage the responsibility of motherhood. और बल्कि आपकी वही जो जिनमें आपने इतना इन्वेस्ट किया होता है, इतना टाइम और एफर्ट और प्यार और ट्रस्ट और सब कुछ, वही जो बच्चे हैं वो आपकी हेल्प, सबसे बड़ी हेल्प भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो मैं चाह रही थी कि मैं इस टॉपिक पे ज़रूर ज़रा सा हाईलाइट करूँ और ज़रा सी बात करूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम आजकल के तो बिल्कुल ही लोग जो है वो बात नहीं कर पाते, बल्कि अगर बात करें तो बड़ा बैकवर्ड समझा जाता है और कहा जाता है तुम गांव से ताल्लुक़ रखती हो, क्यों ऐसे बात करें तो बड़ा बैकवर्ड समझा जाता है और कहा जाता है तुम गांव से ताल्लुक़ रखती हो, क्यों ऐसे बात कर रही हो। आजकल की दुनिया वो नहीं रही जिसमें आप बड़ी-बड़ी फैमिलीज़, बच्चे, माँ का काम यही है कि बच्चे पालती रहे, बच्चे पैदा करती रहे। काफ़ी डिमीनिंग और डिग्रेडिंग तरीके से देखा जाता है ख़वातीन को जो कि अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट करती हैं मदरहुड की तरफ। और मैं समझती हूँ कि ये हमने एक बहुत ज़्यादती की है, ये हमने जुल्म किया उस औरत से जिसने अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कर दिया एक बहुत बड़े काम के लिए, बहुत बड़े काम के लिए। और अगर वो साथ-साथ अपना खुशी से ये कर रही है और अपनी सैनिटी को भी मेंटेन कर रही है, बाकी अपने खुशी वाले काम करने, जैसे उसको अगर कुकिंग का शौक है, अगर पेंटिंग का शौक है, लिखने का शौक है, अगर पढ़ाने का शौक है, अगर वो सारी चीज़ें साथ-साथ कर रही है और कर सकती है और करना चाह रही है, तो हम कौन होते हैं कहने के लिए कि एक औरत का सिर्फ ये काम नहीं था। बल्कि मेरे हिसाब से इससे बेहतर और बड़ा काम हो नहीं सकता एक औरत का। और अगर एक औरत सही तरीके से इसको समझ ले और करना शुरू कर दे, तो जो आजकल हमें ख़वातीन नज़र आती हैं जिनकी सेल्फ इस्टीम बहुत ख़राब हो चुकी हुई है, बहुत लो हो चुकी हुई है, वो अपने आप को कुछ समझती नहीं है, फिर वो हर तरह से अपने वर्थ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही होती है। तो इससे बेहतर तरीका नहीं है एक औरत के वर्थ को इस्टेब्लिश करने का। और जो औरतें कर चुकी हुई हैं वो बहुत खुशी से ये बताती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक माँ है, और हम सिर्फ एक बच्चे की माँ नहीं है, हम 5-6 बच्चों की माँ है, और इससे बड़ा काम हमने नहीं किया। और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ किया होता है, लेकिन दिस इज समथिंग दे आर प्राउड ऑफ, एंड आई थिंक वी एज अ सोसाइटी नीड टू स्टार्ट बीइंग प्राउड ऑफ दिस। एंड अगेन मैं इस बात पे एंड करूंगी ताकि आप लोग मिसअंडरस्टैंड ना करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट हैविंग बिगर फैमिलीज, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हैविंग गुड फैमिलीज। तो आपको सिर्फ बच्चे ऐसे नहीं पैदा करने चाहिए कि आपने, जैसे एक जानवर होता है, अनफॉर्चुनेटली मुझे कैसा मेटाफर प्रोवाइड करना पड़ रहा है, लेकिन उनके भी बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन वो पेरेंट नहीं करते। तो अगर आपको पेरेंटिंग की समझ आ जाए तो पहला स्टेप आपने क्या लेना है, आपने समझना है। आपने अगर आपके कोई इश्यूज हैं, आपको उनको डील पहले करना चाहिए, ताकि आपके बच्चे जो है वो विक्टिम ना बने आपकी बैड पेरेंटिंग का, और फिर वो हम सोसाइटी में ना सिर्फ के पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर सक रहे, बल्कि नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। सब कुछ पहले ठीक करें, फिर उसके बाद इससे बेहतर कंट्रीब्यूशन नहीं है सोसाइटी की, और आजकल के वक्त के लिए स्पेशली। थैंक यू वेरी मच।